हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय सुनील अग्रवाल है। मैं 2019 बैच का आईएएस हूँ। फ़िलहाल मैं उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में यदि बताऊँ आपको तो मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया था फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सो इकोनॉमिक्स में मुझे हमेशा से काफ़ी रुचि रही है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स था। मैंने 2018 में ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की एग्ज़ाम में भी ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की थी। वो सर्विस भी मैंने ज्वाइन की थी, जिसके बाद उसी साल मुझे आईएएस भी मिला था सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू। सो अब मैं फ़िलहाल आईएएस इस सर्विस में हूँ। मुझे कई सारे सवाल एस्पिरेंट से आते हैं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए, कौन सी किताबें फॉलो की जाए, करंट अफेयर्स में उसको कैसे फॉलो किया जाए, और ख़ास करके जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल और उसके बाद जो बजट आता है तो उसको कैसे पढ़ा जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, ख़ास करके उन बच्चों का जिनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि हाईली कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको यदि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बन जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट की यदि मैं बात करूं तो इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है, इसमें हमको क्या क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये जानने के लिए भी मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज वीडियो और बजट का भी जो टेक अवेज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़ में जो जीएस 3 का पार्ट होता है और प्रीलिम्स में भी इकोनॉमी होता है, उसके लिए ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की भी जो सीरीज़ है, लेसन सीरीज़ है, वो कंप्लीट हो चुकी है। आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अभी मैं आप सभी को हेल्प करने के लिए ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे भी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जो कि आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी यूज़फुल होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एंजॉय करेंगे इस सीरीज़ को। इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आपके लिए आसान बनाना मेरा काम है, और ये मेरा शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को एनालाइज करना और दूसरों को भी समझाना। इसीलिए मैं डीएम होते हुए भी ये सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ मेरे फ्री टाइम में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरे वीडियो देखने के बाद में ये सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इस साल इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ है उसके सबसे बड़े 10 टेक अवेज क्या है, उसमें से हम कौन से पॉइंट्स हम सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पे फोकस करेंगे। मैंने यही वीडियो इंग्लिश में भी बनाया है, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर रखा है। लेकिन हमारे कुछ एस्पिरेंट्स जो कि हिंदी ज़्यादा बेहतर समझते हैं और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती है कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाइए, उनके लिए मैंने ये हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्स वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। तो जो हम 10 टेक अवेज़ की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने दे रखे हैं जो 10 टेक अवेज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला टेक अवे है कि इंडिया हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो एक उसका स्ट्रीक है वो बरकरार है। हमारे यहाँ पे लो इन्फ्लेशन देखा गया है पिछले कई सालों में। इन्फ्लेशन जो हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं वो लो रहा है। बैंकिंग सेक्टर की हालत सुधरी है, हेल्दी बैंकिंग हम कह सकते हैं। उसके बाद में हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजी में भी कुछ चेंज हुआ है, वो भी हम देखेंगे। हमारा हाईटेक लीप हुआ है, मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें पहले हम लोग लो टेक प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन अब उसमें भी सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक्सटर्नल रिस्क के बारे में हम बात करेंगे और कंजम्पशन रिकवरी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है, इम्प्रूव हुआ है।
उसके बाद में हम बात करेंगे जो आज के युग के मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्केलिंग। फाइनली हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की और डिजिटल वेलबींग की। तो एक एक करके देखते हैं ये 10 टेक अवेज। सो जो हमारा पहला टेक अवे है वो है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग का जो स्ट्रीक है वो बरकरार है। हम देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से जो मेजर इकोनॉमी हम जिनको बोलते हैं मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़, उसमें हम इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है। हमारा जीडीपी की ग्रोथ रेट 2023 में 7.2% से बढ़कर 7.8% हुई थी 2024 में। उसके बाद में जो एस्टिमेटेड फिगर है 2025 का 7.3% है और 2026 के लिए भी जो एस्टिमेटेड फिगर है वो है 7.4%। सो हमारा ये 4th ईयर है कि जबकि हम फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी हम हैं। और अगले साल का भी जो प्रेडिक्शन है, जो प्रोजेक्शन है 2027 के लिए, वो 6.8 से 7.2 के बीच में रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। अब ये जो हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसको रियल ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो रियल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि इसमें हम इन्फ्लेशन, मतलब जो प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है उसको हम रियल ग्रोथ रेट में देखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है ईयर ऑन ईयर, YOY। YOY का मतलब होता है कि हम सेम पीरियड को कंपेयर करते हैं 2 सालों में, माने कि Q1 ऑफ 2024 विल बी कंपेयर्ड विथ Q1 ऑफ 2023 टू गेट अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट फॉर दिस 1 ईयर। सो इसको हम ईयर ऑन ईयर बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्यों हुआ है, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ क्यों हुआ है, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। तो हम इसमें एक सबसे बड़ा जो खास फैक्टर रहा है वो है कि हमारे इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट की वजह से हमारा पोटेंशियल जीडीपी और पोटेंशियल ग्रोथ रेट भी इम्प्रूव हुआ है। सो पोटेंशियल ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि हम जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो फैक्टर्स है, उसमें जो कैपिटल है, लेबर है, जो लोगों में स्किल्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी को यदि देखते हैं तो हम कितने ग्रोथ रेट से हम ग्रो हो सकते हैं, हमारा जीडीपी कितना हो सकता है, उसको हम पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं या पोटेंशियल जीडीपी का ग्रोथ रेट बोलते हैं। ये यदि हम इसको कंपेयर करें तो इसको आप मान लीजिए कि जैसे कोई पर्सन है, वो पर्सन ने जिम ज्वाइन की है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करने से उसका जो मसल मास है वो इम्प्रूव हो रहा है, उसके बॉडी में स्टेमिना ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़्यादा काम कर सकता है, वो ज़्यादा दौड़ सकता है, वो ज़्यादा वॉकिंग कर सकता है, वो ज़्यादा वज़न उठा सकता है। तो उसी तरह से इकोनॉमी में भी यही होता है। इकोनॉमी में जब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो वो इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ दर से ग्रो हो सकती है, ज़्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो हो सकती है और उसी को हम स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल शिफ्ट बोलते हैं। तो हमारा पोटेंशियल जो ग्रोथ रेट है वो ऑफिशियली रिवाइज हुआ है, अपवर्ड हुआ है कि पहले हम लोग 6.5% हमारा पोटेंशियल था, अब वो 7.0% मैंने 7% हो गया है। तो ये चूँकि हमारा पोटेंशियल बढ़ा है तो इसीलिए हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट भी हमने देखा है कि ये बढ़ गया है। अच्छा, अब ये पोटेंशियल ग्रोथ रेट क्यों बढ़ा है? पोटेंशियल ग्रोथ रेट बढ़ने के पीछे रीज़न है कि हमारे इकोनॉमी में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ रिफॉर्म्स आए हैं। तो दिस पोटेंशियल ग्रोथ रेट, दिस रिविजन सिग्नल्स अ परमानेंट शिफ्ट ड्रिवन बाय रिफॉर्म्स, कैपेक्स माने कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मूविंग बियॉन्ड पोस्ट पैंडेमिक रिबाउंड टू अ सस्टेन्ड हाई ग्रोथ। सो वो हाई ग्रोथ का जो पोटेंशियल का जो पाथ है वो हायर ऑर्बिट हमने पकड़ लिया है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, या पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। तो ये आपको इसका मीनिंग समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड जो टेक अवे है। सेकेंड टेक अवे है कि हमारे इकोनॉमी में गोल्डीलॉक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है। गोल्डीलॉक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिचुएशन कि जो कि बहुत ही देखने के लिए अच्छा लग रहा है और उसमें मतलब इकोनॉमी में ओवर हीटिंग भी नहीं हो रहा है और इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन भी नहीं हो रहा है।
तो इकोनॉमी अच्छे से चल रही है। ओवर हीटिंग का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, उसको ओवर हीटिंग बोलते हैं। और स्लो डाउन में तो आप जानते हैं रिसेशन में तो आपका ग्रोथ रेट भी कम होता है, कई बार उसमें इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है, लेकिन हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ भी हो। तो गोल्डीलैक्स सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो होता है कि जिसमें इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी होती है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन भी लो है एक तरफ और दूसरी तरफ आपका ग्रोथ रेट भी बढ़िया है, इकोनॉमी ज़्यादा ओवर हीट भी नहीं हो रही है और अंडर परफॉर्म भी नहीं कर रही है। तो इसको एक गोल्डीलॉक मोमेंट हम बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन की यदि हम बात करें तो इन्फ्लेशन फ्रेंड्स देखिए घटता हुआ हमको नज़र आ रहा है। 6.2% था 2020 में, जो कि घटकर 5.5% हुआ, फिर से बढ़ गया 6.7%, फिर उसके बाद में ये घटता ही रहा है 5.4%, 4.5%, और 2025 में ये इन्होंने 9 महीने का एवरेज लिया हुआ है, अप्रैल टू दिसंबर, क्योंकि ये जनवरी में इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है तो दिसंबर तक का ही डेटा लिया गया है। तो 9 महीने के डेटा के हिसाब से 1.7% हमारा इन्फ्लेशन रहा है, जो कि बहुत कंट्रोल में है। हमारा जो इन्फ्लेशन का आपको पता है 4 ±2% RBI का टारगेट होता है, और हमारा तो 2% से भी नीचे इन्फ्लेशन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी लो है और हमारा GDP का ग्रोथ रेट भी बहुत बेहतर है। अब ये यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये हम हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। CPI इन्फ्लेशन आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, और हेडलाइन का मतलब होता है कि इस इन्फ्लेशन में सब कुछ शामिल है। इसमें फूड, फ्यूल, आपका हाउसिंग रेंट, आपका स्कूल का खर्चा, जो जितने भी हमारी बास्केट ऑफ कमोडिटी है जो CPI इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए यूज़ होती है, उसमें सारे फैक्टर्स होते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। इसको हेडलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूज़पेपर हेडलाइन में इसी इन्फ्लेशन की बात होती है, इसलिए इसको हेडलाइन कहते हैं। मतलब जब भी हम साधारण भाषा में इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं। और इसके अलावा एक और इन्फ्लेशन होता है कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की जो बास्केट होती है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, उसमें से फूड और फ्यूल, ये 2 कमोडिटीज़ को हम हटा देते हैं क्योंकि इनकी प्राइस थोड़ी वोलाटाइल होती है, और ये वोलाटिलिटी को हटाने के लिए कोर इन्फ्लेशन को हम लोग देखने के लिए इन दोनों को हम हटा देते हैं, इसलिए उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन न्यूज़पेपर में और जो हेडलाइन होती है और जो आम जनता जिसके बारे में बात करती है वो नहीं होता है। जो इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पे UPSC में एक प्रश्न आ सकता है कि पिछले 2020 से 2025 में हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन लगातार घटा है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि लगातार नहीं घटा है। 2021 से 2022 के बीच में एक बार वो बढ़ा था, उसके बाद में वो घटा है। तो आपको इसलिए ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है कि आपको ये पिक्चर याद रहे, कि बस आपको इतना याद रखना है कि 21 से 22 में एक बार बढ़ा था, उसके बाद वो घटता रहा है। तो जैसा भी प्रश्न आता है आपको उसके हिसाब से जवाब वहाँ पर देना है। और ये इन्फ्लेशन क्यों घटा है, तो इसके पीछे रीज़न है मैसिव ड्रॉप इन फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। तो फूड और फ्यूल प्राइसेस में ड्रॉप हुआ है काफ़ी, वहाँ पे प्राइसेस कम रहे हैं, इन्फ्लेशन कम रहा है, इसलिए हमारा ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन कम रहा है। सप्लाई, और ये क्यों कम हुआ है फूड और फ्यूल प्राइसेस, तो सप्लाई चेन ईजिंग और गुड मानसून ठीक रहा है, हमारा फूड प्रोडक्शन अच्छा था, तो उसकी वजह से हमने ये देखा गया है कि इंडिया में हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन, जो कि एक बहुत ही मेजर जिसका शेयर रहता है इस बास्केट में, CPI बास्केट में, उसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन हमारा कम रहा है। अच्छा, अब इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है? पॉलिसी इम्प्लीकेशन इसका ये है कि चूंकि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो RBI अकोमोडेटिव स्टांस ले सकता है। अकोमोडेटिव स्टांस का मीनिंग भी मैंने समझाया हुआ है मेरे प्रीलिम्स के वीडियोस में। अकोमोडेटिव का मतलब ये होता है कि जब इन्फ्लेशन लो है तो उस केस में RBI इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकता है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके। तो आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, जब RBI इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा तो मनी सप्लाई और मनी डिमांड दोनों इंक्रीज़ होगी इकोनॉमी में, और डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी क्योंकि ज़्यादा पैसा आने से लोग ज़्यादा निवेश करेंगे। पैसा सस्ता हो गया है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो पैसा सस्ता हो गया है तो लोग ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में सप्लाई भी बढ़ेगा। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, RBI कैन टेक दैट अकोमोडेटिव स्टांस। अकोमोडेटिव स्टांस का विरुद्ध स्टांस होता है, उसको हम बोलते हैं हॉकिश स्टांस, कि जिसमें RBI हॉकिश रहता है। हॉकिश का मतलब ये होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए
वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है या फिर कम नहीं करता है, तो उसको हॉकिश बोलते हैं। और जो अकोमोडेटिव स्टांस होता है उसमें आरबीआई देखता है कि इकोनॉमी में कंडीशन अच्छी है, इन्फ्लेशन लो है, तो उस केस में आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर सकता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये हमारा सेकंड टेक अवे हुआ जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मौजूद है। आइए देखते हैं हमारा जो थर्ड टेक अवे है वो क्या कहता है। जो थर्ड टेक अवे है वो बैंकिंग हेल्थ के बारे में बात करता है कि हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले 7-8 सालों में। यदि हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ रही है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ हम कैसे देखते हैं? किसी भी इंसान की हेल्थ देखने के लिए हम उसका ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसका ब्लड टेस्ट हम करते हैं, उसका यूरिन टेस्ट हम करते हैं। उसी तरह से बैंकिंग हेल्थ नापने के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। तो उसमें से एक चीज़ होती है एसेट क्वालिटी और एक होती है कि कितना क्रेडिट जनरेट हो रहा है बैंकिंग सेक्टर से। एसेट क्वालिटी का मतलब होता है बैंक का एसेट क्या होता है, ये भी मैंने मेरे वीडियोस में समझाया हुआ है। बैंक का एसेट होता है उसके लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, लोन्स एंड एडवांसेस जो कि बैंक या तो बिजनेसेस को देती है या इंडिविजुअल्स को देती है। जैसे आपका हाउस लोन हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, जो भी लोन आप ले रहे हैं बैंक से वो बैंक का एसेट हो गया। और क्रेडिट क्रिएशन मतलब बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर रही है, कितना उनका जो एनुअल क्रेडिट प्लान है उसके हिसाब से वो कितना एक्चुअली लोन लोगों को दे रही हैं, फार्मर्स को दे रही है, डिफरेंट सेक्टर्स को दे रही है, तो वो होता है क्रेडिट क्रिएशन। तो ये हम पिछले कुछ सालों का यदि हम डेटा देखें तो एनपीए, अब ये एसेट क्वालिटी का एक जो पैरामीटर होता है वो होता है एनपीए, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब भी हमने देखा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। तो हमने देखा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिड्यूस हुए हैं, जो कि मार्च 2018 में 11.2% थे। बैंक के टोटल एसेट्स के 11.2% एसेट्स एनपीए थे, वो घटकर अब केवल 2.2% हो गए हैं, विच इज़ द मल्टी डेकेड लो। मतलब कई दशकों में इतना कम एनपीए आज तक इंडियन बैंकिंग सेक्टर में देखा नहीं गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इट हैज़ नाउ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस एनपीए की। ठीक है, सो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है प्रीलिम्स में कि हमारा एनपीए कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हुआ है। तो हाँ जी, बिल्कुल हम बोलेंगे बिल्कुल डिक्रीज़ हुआ है कंटिन्यूसली। और जो बैंक का लेंडिंग है, जो क्रेडिट क्रिएशन है, वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। यदि हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें 14.5% का रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट है। बैंक ज़्यादा क्रेडिट दे रही है। और ये दो इश्यूज़ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि देखिए यदि बैंक का एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता है, यदि एनपीएस कम होते हैं, तो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो क्लीन होती है। तो उनके पास ज़्यादा पैसा होता है लेंड करने के लिए, ज़्यादा पैसा होता है क्रेडिट देने के लिए, और वो ज़्यादा रिस्क भी लेना चाहती है ऐसे केस में, क्योंकि उनका ऑलरेडी बैलेंस शीट है वो ठीक है, तो उनका रिस्क एपेटाइट जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे उसको बोलते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। मतलब जिस तरह से एक इंजन होता है, वो इंजन में 4 सिलेंडर होते हैं, तो जब चारों सिलेंडर फायर करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी आगे जाती है। तो उसी तरह से जब बैंकिंग सेक्टर के सारे सिलेंडर जब वो फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बहुत ही तेज़ी से वो लोन्स दे रही है और बहुत ही तेज़ी से इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आ रहा है निवेश करने के लिए। बट डेफिनेटली यहाँ पे हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ये इम्प्रूव हो गया तो हम लोग फिर से कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें डेफिनेटली कई चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि क्लीन बैलेंस शीट, जैसा मैंने कहा कि बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन हो गई है। इसका मतलब है कि बैंक्स आर नाउ रोबस्टली फंडिंग बिजनेसेस। द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज ऑफिशियली ओवर। ट्विन बैलेंस शीट का मतलब भी आपको पता है। ट्विन बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जब बैंकिंग किसी बिजनेस को, किसी फर्म को लोन देती है और ये फर्म का बिजनेस यदि डूब जाता है, तो फर्म का जो बैलेंस शीट है, उसका जो एसेट लायबिलिटी है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और चूंकि ये बैंक ने इसको पैसा दे रखा था, तो बैंक भी एक्सपोज होती है एक रिस्क को। यदि ये फर्म डूब गई तो बैंक का भी जो लोन का, जो बैंक ने जो लोन इस फर्म को दे रखा था, वो भी ऑब्वियसली डूब जाएगा, वो एनपीए हो जाएगा। तो बैंक का बैलेंस शीट भी दिक्कत में आ जाएगा। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट, मतलब बैंक का बैलेंस शीट और फर्म का बैलेंस शीट, ये जो प्रॉब्लम है ये अभी हमारे इकोनॉमी में ऑफिशियली ओवर हो चुका है, क्योंकि एनपीए काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं।
आइए अब देखते हैं फोर्थ हमारा टेक अवे क्या है। फोर्थ टेक अवे है फ्रॉम स्वदेशी टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। हमने एक ग्लोबल शिफ्ट किया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसके पहले जब हम हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते थे तो हम बात करते थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की। ये हमारी ओल्ड फिलॉसफी थी। हम बोलते थे मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, मतलब विदेशी गुड्स मत खरीदिए, इंडियन गुड्स खरीदिए ताकि हमारे इंडियन कंपनीज़ को हम सपोर्ट कर सके। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई। अब नए ज़माने की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की, कि इंडिया फॉर द वर्ल्ड। मतलब हम बोल रहे हैं कि हम इतने इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया में ऑटोमेटिकली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी ही। मतलब हम जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स होते हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन में इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएंगे कि कोई भी देश की कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बिना हो ही नहीं सकती। इंडिया में हम लोग उसके इतने सारे नोड्स बना देंगे। तो इसलिए अब जब भी हम मार्केट में गुड़ खरीदने जाएंगे तो उस टाइम में हमको ये नहीं देखना पड़ेगा ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है या मेड इन बांग्लादेश है या मेड इन जापान है। ऑटोमेटिकली उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का योगदान रहेगा। तो ये अब हम नई फिलॉसफी, ये हम न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे बिना आप काम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इंडिया विल बिकम इंडिस्पेंसिबल। तो अभी हमारा स्लोगन है बाइंग इंडियन विदाउट थिंकिंग। सो वी डोंट नीड टू थिंक वेदर वी आर बाइंग इंडियन और वी आर बाइंग चाइनीज गुड्स। अभी हम यदि कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि अरे हाँ, ये तो इंडिया में ही बना होगा, क्योंकि इंडिया नाउ हैज़ बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली ये बोलना बहुत आसान है, इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन ये एक नई फिलॉसफी है, नई सोच है, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि दिस इज अ मैसिव शिफ्ट मूविंग फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टू डीप इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ रिलायबल पार्टनर। ओके, सो दिस इज अवर फिलॉसफी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि हमारा फिफ्थ टेक अवे है। फिफ्थ टेक अवे है मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक लीप, वैल्यू एडिशन एंड विनर्स। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके पहले क्या होता था कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी होता था वो नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग होता था। इसका मतलब ये कि हम लोग बाहर से सारे कंपोनेंट्स लाते थे और इंडिया में सिर्फ उसका नट बोल्ट फिट करते थे, असेंबली करते थे। उसका जो वैल्यू एडिशन था वो बहुत ही कम था। मतलब फॉर एग्जांपल यदि कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल का आईफोन है, वो आईफोन यदि उसकी कीमत यदि 1 लाख रुपया है तो उन 1 लाख रुपयों में से इंडिया में उसका वैल्यू जो ऐड होता था वो सिर्फ 1,000 रुपये का होता था, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसके नट बोल्ट फिट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसकी असेंबली कर रहे हैं। उसके एक्चुअली सेमीकंडक्टर, उसके चिप्स, उसकी टेक्नोलॉजी वो सारा या तो ताइवान में या चाइना में या यूएसए में बन रहा है। तो ये 1 लाख रुपए में से 99,000 का काम तो बाहर हो रहा है, इंडिया में सिर्फ 1,000 का काम हो रहा है। तो ये हो गया वैल्यू एडेड। तो हमने सिर्फ 1,000 रुपये की वैल्यू ऐड की, तो ये हो गया लो टेक जॉब। तो प्रीवियसली क्या होता था कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लो टेक प्रोडक्शन, लो टेक एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन अब वो बढ़कर अब हम मीडियम और हाईटेक एक्टिविटीज़ की तरफ आ गए हैं, जो कि 46.3% अब हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। हालांकि अभी भी हमारा मेजॉरिटी लो टेक एक्टिविटीज़ ही है 53.7%, लेकिन ये पिछले कई सालों में काफ़ी इंप्रूव हुआ है। पहले तो हमारा इतना भी नहीं था, काफ़ी कम था। अब 46% पे हम एटलीस्ट आ गए हैं। तो हमारा शेयर ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग एडेड यदि हम देखें तो मीडियम एंड हाईटेक में 46.3% हो चुका है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मूविंग बियॉन्ड लो एंड असेंबली टू हायर वैल्यू एडिशन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो अभी हम लोग लो एंड असेंबली मतलब नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग से अभी हम लोग हायर टेक, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें कौन से 2 सेक्टर विनर्स है, कौन से 2 सेक्टर में हमने ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा है? एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर, चिप्स एटसेट्रा। इसमें 34.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। और मोटर व्हीकल्स जो है इसमें हमने 33.5% ग्रोथ देखा गया है। ये 2 सेक्टर हमारे विनर रहे हैं, और जो कि हाईटेक सेक्टर्स भी माने जाते हैं। इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हमने हमारे इकोनॉमी में देखा है। ये क्यों हुआ, इन 2 सेक्टर्स में क्यों संभव हो पाया है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम एक काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है। इस स्कीम के बारे में भी हमने पढ़ा है, ये क्या स्कीम है। इसमें 14 डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एंड दिस स्कीम हैज़ बीन अ की कैटलिस्ट। बिकॉज ऑफ दिस स्कीम दिस चेंज इज पॉसिबल। सो दिस इज वॉट द इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट. Then the next and the 6th takeaway is about the paradox of 2025. There has been external risk and defense also we have.
एक्सटर्नल रिस्क आप देखेंगे 2025 में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर से लेकर, तो ईरान में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसराइल में पैलेस्टाइन में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के टेंशंस. सो देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ इन द अराउंड द ग्लोब कि जिसकी वजह से ऑब्वियसली जियो पॉलिटिकल टेंशंस होते हैं. इंडिया के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए, काफ़ी सारे रशिया के साथ में हमारे ट्रेड डील हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी उस टाइम पे एक डेंजर जोन में था. तो यदि हम देखेंगे तो उस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस रिस्क भी काफ़ी बढ़ चुका था. एंड वहाँ पे 10 से 20% चांस थे कि इसका इफ़ेक्ट मतलब बहुत ही ख़राब हो हमारी इकोनॉमी पे, जो कि वर्स देन 2008 क्रैश से भी वर्स था. इस तरह का जो 2025 में जो सिचुएशन हुई थी, और उसके पीछे रीज़न है ट्रेड वॉर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारा जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है. लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के पास में एक बहुत ही अच्छा डिफेंस था, जो कि था हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स. यदि आप देखेंगे हमारा अराउंड $700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे आरबीआई के पास में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बफर है, जो कि हमको एक बहुत अच्छा इंपोर्ट कवर देता है. इंपोर्ट कवर का मतलब होता है कि हम कितने महीनों तक हमारे रिजर्व से, फॉरेक्स रिजर्व से हम हमारा इंपोर्ट खरीद सकते हैं यदि हमारे पास में कोई नई फॉरेन करेंसी अर्निंग ना हो. तो हम लोग इंपोर्ट कवर अभी हमारे देश में 11 से 12 महीने का इंपोर्ट कवर हमारे पास में है, राइट. सो जो कि एक बहुत अच्छा इंपोर्ट कवर है. आईएमएफ का जो इसमें बेंचमार्क होता है इंपोर्ट कवर का, वो होता है तकरीबन 6 मंथ्स. तो 6 मंथ से तो ऑलमोस्ट डबल हमारे पास में इंपोर्ट कवर है, जो कि एक बहुत अच्छा सिचुएशन है. तो हमारे पास में एक बफर है, मैसिव बफर है इकोनॉमी के पास में. सो दिस रिकॉर्ड हाई बफर प्रोवाइड्स अ क्रूशल कुशन अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स एंड करेंसी वोलाटिलिटी. तो जब भी करेंसी वोलाटिलिटी भी होती है, मतलब रुपए की कीमत नीचे जाती है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो उस टाइम पे आरबीआई ये रिजर्व यूज़ करके हमारे रुपए को बचाता है. एक चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, हम लोग कई बार ये मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी आलोचना सुनते हैं कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट में बहुत नीचे जा रहा है, और इसको हम लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसको आरबीआई क्यों रुपए के वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. तो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी होगी कि आरबीआई का जो पॉलिसी है रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी हमारा जो है वो है कि आरबीआई विल मैनेज और कंट्रोल द वोलेटिलिटी. ओके, वोलेटिलिटी इन वैल्यू ऑफ रुपी. तो वोलेटिलिटी, हम वोलेटिलिटी को कंट्रोल करते हैं. इसका मतलब ये है कि रुपए का फॉर एग्जांपल यदि कोई आज यदि इसका वैल्यू से 90 रुपीज़ है पर डॉलर, और इसमें जो हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, यदि ये फ्लक्चुएशन एक बैंड आरबीआई ने फिक्स कर रखा है, जैसे इस बैंड मतलब जैसे प्लस फॉर एग्जांपल 5% एंड -5%, तो आरबीआई क्या करता है कि उस रुपए की वैल्यू को इस बैंड के बाहर नहीं जाने देता है. इस बैंड में ऊपर नीचे वो हो सकता है, ठीक है ना, इस बैंड में ऊपर नीचे हो सकता है. तो ये वोलेटिलिटी को कंट्रोल करता है. यदि इससे बाहर जाता है तो वो इंटरवीन करता है, लेकिन ये डेली बेसिस पे. अब जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आज 90 रुपीज़ के मतलब ये 5% बैंड था और आज 4% बढ़ गया, तो आरबीआई ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, ठीक है. तो 90 रुपीज़ का 4% बढ़ के आज की तारीख में वो यहाँ पर आके रुक गया वैल्यू, ठीक है, इस पॉइंट पे आके रुक गया. अब कल इस वैल्यू के ऊपर हम लोग बैंड डिसाइड करेंगे और यहाँ से वो होगा, तो हो सकता है वो और बढ़ जाए. इसलिए वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, लेकिन आरबीआई ये वोलेटिलिटी कंट्रोल करती है, ना कि उसकी वैल्यू को कंट्रोल करती है. तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको जानना होगा. सो देर आर स्ट्रॉन्ग इंटरनल इंजिन्स वर्सेस डार्कनिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है आज के दुनिया में, बट इसके साथ लड़ने की इंडिया के पास में काफ़ी क्षमता है. आइए अभी आते हैं हम लोग 7th टेक अवे पर. 7th टेक अवे है हमारा कि हमारा कंजम्पशन लेड रिकवरी हुआ है. आप एक ये फॉर्मूला जानते होंगे कि जीडीपी इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ये एक सिंपल फार्मूला है जीडीपी का, ये एक आइडेंटिटी है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डैश दिए हैं, ना कि इक्वल की साइन दिए. अब यहाँ पे ये जो सी है ये होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये प्राइवेट कंजम्पशन हमारे इंडिया में हम देखेंगे तो अभी 61.5% ऑफ जीडीपी है. मतलब 61.5% ऑफ हमारा जीडीपी कंजम्पशन से आता है.
कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि हम जो डेली हम जो खाना खाते हैं, हम जो कपड़े खरीद रहे हैं, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हम घर खरीद रहे हैं, हम एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, हम होटल्स में जाके खाना खा रहे हैं, हम सलून की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ऑल दी एक्सपेंडिचर दैट वी डू ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर पर्सनल कंजम्पशन दैट इज नोन एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और 61.5% इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो इनकम लेड है, नॉट इज स्टिमुलस लेड। स्टिमुलस लेड मतलब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोग ग्रो नहीं हो रहे हैं, हम लोग ग्रो हो रहे हैं हमारे खुद के कमाई की वजह से, हमारे खुद के खर्चे की वजह से, हम लोग खुद जो कंजम्पशन कर रहे हैं। और ये कंजम्पशन दोनों भी जगह बढ़ा है, अर्बन एरिया में भी बढ़ा है, रूरल एरिया में भी इंक्रीज़ हुआ है। अर्बन एरिया में क्यों इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि अर्बन एरिया में लोगों के वेजेस बढ़े हैं, सैलरीज बढ़ी है, उनकी कमाई बढ़ी है, उनकी इनकम्स बढ़ी है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है और प्रीमियमाइजेशन हुआ है। प्रीमियमाइजेशन का मतलब क्या है? प्रीमियमाइजेशन का मतलब ये है कि लोग अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर जाने लगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो पहले यदि टाइटन की यदि वॉच पहनते थे, अब उसको इम्प्रूव करके हो सकता है कि वो राडो कंपनी की वॉच खरीदे। तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ, लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ हो गए। हो सकता है कि वो पहले मारुति सुजुकी की गाड़ी चलाते थे जो कि 5 लाख की आती थी, और अब हो सकता है कि वो टोयोटा की गाड़ी खरीदे जो कि 20 लाख की आती है। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं प्रीमियमाइजेशन। प्रीमियमाइजेशन का मतलब होता है कि हायर एंड प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट, अच्छे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। सर्विसेज में भी हम जा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पहले कोई इंसान जो हेयर कट करवाता था वो एक छोटे से सैलून दुकान में जाकर 10 रुपये देकर अपना हेयर कट करवाता था, लेकिन आज वो सोचता है कि नहीं, मैं भी बढ़िया से किसी ब्रांडेड सैलून में जाकर हेयर कट करवाऊंगा और भले वहाँ पे हेयर कट का 500 रुपया उसको देना पड़े। तो पहले वो 10 रुपया देता था, अब वो 500 रुपये उस चीज़ के लिए खर्च करता है, तो उसको भी प्रीमियमाइजेशन हम बोलते हैं। तो ठीक है, ये भी इंक्रीज़ हुआ है। ये हम देख रहे हैं कि लोग आजकल बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ मूव हो रहे हैं। जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में भी अच्छे मानसून की वजह से, क्योंकि रूरल एरिया इज़ मोस्टली एग्रेरियन इकोनॉमी, तो मानसून अच्छा हो तो फार्मर्स की कमाई अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर हुआ है, तो उसकी वजह से रूरल एरिया में भी डिमांड की ग्रोथ हुई है, कंजम्पशन की ग्रोथ हुई है। सो दिस इज़ द 7th टेक अवे फ्रॉम आवर इकोनॉमिक सर्वे। Now the next takeaway from the economic survey is about the artificial intelligence and skilling। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक चैलेंज भी है और इससे टैकल करने के लिए हमारे पास में स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो ये एक चैलेंज कैसे है? तो वो बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब दो धारी तलवार है। मतलब वो हमारे फ़ायदे का भी है, हमारे नुकसान का भी है। तो फ़ायदा कैसे है? तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। जो काम पहले हम हो सकता है कि 4 दिन में कर रहे थे, वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम 2 दिन में कर दें या बल्कि 2 घंटे में कर दें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। लेकिन उसकी वजह से जो हमारे रूटीन जॉब्स हैं वो थ्रेटन हो रहे हैं। उसमें जो रूटीन जॉब्स हैं हो सकता है कि वो लोग वैसे जॉबलेस हो जाए, तो वो थ्रेटन कर रहे हैं जॉब्स को। इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल पहले कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये लोग करते थे, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर कोडिंग एक आपका एआई कर दे रहा है। तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी को कंप्यूटर कोडर की ज़रूरत नहीं है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेहतर कोड और फास्ट तरीके से कोड जनरेट कर सकते हैं। तो जो रूटीन जॉब्स है वो वहाँ पे थ्रेटन हो रहा है। सो इकोनॉमिक सर्वे डेडिकेट सिग्निफिकेंट स्पेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। एक बहुत ही अच्छा इसमें टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है जो कि हम डिटेल में देखेंगे। इसके लिए स्ट्रेटेजी के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि हमको एक सोवरिन एआई पे काम करना चाहिए और हमारे मैसिव स्किलिंग हमने करना चाहिए लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो बोलता है कि हमने 31 करोड़ जो हमारे जो लेबरर्स है जो कि ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, उनको हम लोग टेक्निकल और टेक सेवी बनाएंगे, उनको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे। और सोवरिन एआई मतलब फोकस ऑन नेशनल कैपेबिलिटीज़, एक सोवरिन एआई हमको क्रिएट करना होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि प्रोएक्टिव पॉलिसी टू हार्नेस एआईज पोटेंशियल व्हाइल मिटिगेटिंग जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क थ्रू लार्ज स्केल रीस्किलिंग। तो हम लोगों को रीस्केल करेंगे ताकि वो एआई में एक्सपर्ट हो और उनको जॉब्स मिले एआई सेक्टर में। इसके बाद आते हैं हम लोग 9th हमारे
टेक अवे पर। तो 9 टेक अवे बात करता है स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस के बारे में। एक रेड फ्लैग है, काफ़ी सारे राज्यों की जो फिस्कल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। FRBM एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। FRBM जो एक्ट है वो बात करता है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के फिस्कल कंडीशंस के ऊपर, उनका किस तरह से डिसिप्लिन रहना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन कैसा रहना चाहिए, डेट टू GDP रेशियो क्या होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी ट्रैक पर है। जैसे 6.4% था 2023 में, अब वो घटकर 4.4% पे आ गया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो उसकी क्यों प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट में, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों हो रहा है? फिस्कल पॉपुलिज्म की वजह से। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की बात हो रही है। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स मतलब उसका एक एग्जांपल है आपका महाराष्ट्र का लाड़की बहन योजना। ओके, लाड़की बहन योजना। तो ये जो योजना है इसमें हर महीने शायद से हर महिला को जो एलिजिबल है उसको 1,500 रुपया सरकार देती है। तो इस तरह से सरकार का कैश ट्रांसफ़र में काफ़ी पैसा जा रहा है और इससे कोई कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा है। तो आपका प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर उसकी वजह से कम हो जा रहा है, क्राउड आउट हो जा रहा है। तो देखिए, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है? राइजिंग पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग एट स्टेट लेवल इज क्राउडिंग आउट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरा है, इस कमरे में 10 लोग रह सकते हैं, 10 ही लोग रह सकते हैं, उसका कैपेसिटी 10 ही है। यदि यहाँ पे 2 लोग ज़बरदस्ती अंदर एंटर करने की कोशिश करें तो 2 लोगों को यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 ही है। तो इसको बोलते हैं क्राउड आउट। सो दिस 2 people आर क्राउडिंग आउट दिस अदर 2 people. So because the states are spending more on such cash transfer schemes, it is crowding out प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रोड, स्कूल्स, सड़कें, आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, ये जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है ये कम होता जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास में पैसा तो लिमिटेड है। और वो पैसा यदि इस तरह की स्कीम्स के ऊपर यदि सरकारें यदि इन्वेस्ट कर यदि डाल रही हैं, स्पेंड कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास में सड़क और बिल्डिंग्स, स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो सर्वे ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया है, एक वार्निंग दी है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि द सर्वे वांट्स दिस ट्रेंड कुड अंडरमाइन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और अल्टीमेटली हमारी जो हमने शुरू में पॉइंट नंबर 1 में बात की थी हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस की, वो हुआ है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं और यदि हम अभी नहीं करें तो हमारा फ्यूचर का जो पोटेंशियल होगा वो हो सकता है कम हो जाए, राइट? तो उसके बारे में भी हमको सोचना होगा। अब आते हैं लास्ट टेक अवे पर, 10वें टेक अवे पर, जो कि बात कर रहा है सोशल मीडिया के बारे में और डिजिटल एडिक्शन के बारे में। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। सर्वे एक बहुत बड़ा चिंता यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है 6 आवर्स पर डे, 6+ आवर्स पर डे वो लोग बच्चे सोशल मीडिया, कंप्यूटर पे गेम और सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हैं। और ये कंपल्सिव यूज़ एंड एडिक्शन का इशू बन गया है। इसकी वजह से बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हुआ है, स्लीप डिसरप्शन हुआ है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब इसके लिए प्रपोजल इन्होंने दिया है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हाँ, हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए, लेकिन वो डिवाइसेस प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ हो, पढ़ाई के लिए यूज़ हो, कुछ अच्छा करने के लिए यूज़ हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ हो। तो उसमें एक प्रपोजल है कि हम एज बेस्ड एक्सेस लिमिट करें फॉर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कि जैसे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उसके ऊपर इस उम्र के नीचे से बच्चों को हम अलाउ ही ना करें यूज़ करने के लिए। तो वो एक एज एक्सेस लिमिट होता है। दूसरा होता है कि हम ऐसे सिंपल डिवाइस बना सकते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ऐप्स चले, कोई गेम ना चले, कोई सोशल मीडिया ना चले। एक एग्जांपल है किंडल। जैसे किंडल एक ऐसा डिवाइस है कि जिसमें आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, इट इज़ ओनली अ रीडिंग डिवाइस। तो उसी तरह से ऐसे कुछ डिवाइस बनाए कि जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के काम आ सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि सरप्राइजिंग बट नेसेसरी मूव टू सेफगार्ड चिल्ड्रंस वेलबींग इन एन इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड। सो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग डिवाइसेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी से पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं बाय हैविंग सम चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये इकोनॉमिक सर्वे इन सब के बारे में बात करता है।
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा टेक अवेज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं एक एक चैप्टर का जो इकोनॉमिक सर्वे में जो 16-17 चैप्टर है, एक एक चैप्टर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं पोस्ट करूंगा, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको काम आएगा। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। मेंस में खास करके इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, काफ़ी सारे आंसर राइटिंग के लिए भी आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल जाते हैं, डेटा मिल जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप स्किप मत कीजिए। मेरा आपको सुझाव होगा कि जो 600-700 पेजेस का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आप खुद पढ़िए, मेरे वीडियोस को भी देखिए। आपको यदि कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो मेरे वीडियोस को भी देखिए, लेकिन मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि इकोनॉमिक सर्वे को आप खुद पढ़िए। तो और इसी के साथ साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। हम लोग आपसे मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, जब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज एनालिसिस। और इसके साथ ही साथ मैं बजट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो बजट हमारा ऑलरेडी आ चुका है, बजट के टेक अवेज क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं एक वीडियो इसी तरह से मैं बनाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।